नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी ओबीसी की है। आधे से अधिक जनसंख्या ओबीसी की है। 54% आबादी 1930 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हमारी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा है। ये जाकर के 55 से 60 के बीच में कहीं है ओबीसी की जनसंख्या। आधे से अधिक आबादी होने के बावजूद अगर ओबीसी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा या बीपीएल के दायरे में आ रहा है और वह अपने अधिकारों से वंचित है और उसे जो अधिकार मिले हैं उसे भी छीना जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है ओबीसी की। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और तमाम संवैधानिक पदों पर ओबीसी, एससी, एसटी को बैठाया गया है एक मोहरे के रूप में, यह दिखाने के लिए कि हमने ओबीसी, एससी, एसटी को कितनी तवज्जो दी है। लेकिन असलियत क्या है और हकीकत क्या है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ओबीसी, एससी, एसटी इस देश की 85% आबादी हिंदू नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदुत्व का पताका फहराना चाहते हैं, हिंदुत्व को महिमा मंडित करना चाहते हैं। उसी हिंदुत्व के पैरों तले हम रौंदे जा रहे हैं और उसी हिंदुत्व को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसे हम क्या कहा जाए? पागलपन कहा जाए, सनकीपन कहा जाए, या फिर वैज्ञानिक भाषा में कहें कि हमारा आईक्यू ही खत्म हो चुका है या हमारे पास आईक्यू है ही नहीं। बुद्धिमत्ता की क्षमता हमारे अंदर कहीं विलुप्त हो गई है, कहीं खो गई है, जो पहले चरम पर थी। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तमाम ओबीसी के सम्राटों का नाम लेते हुए हमें गर्व का अनुभव होता है, लेकिन ये सब प्राचीन काल में थे। आज की स्थिति क्या है कि हमारे देश में ओबीसी, एससी, एसटी की कदर नहीं रह गई है और इनके अधिकारों को तो हड़पा ही गया है। इनकी संख्या तक के बारे में लोगों को पता नहीं है। सारी जातियों की, अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की जातिवार जनगणना होती है। ब्राह्मणों की, राजपूतों की, वैश्यों की, सबकी जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है और जिस दिन ओबीसी को पता चल जाएगा कि वास्तविक संख्या उसकी इतनी ज़्यादा है कि वही केंद्र की या राज्यों की सरकारें बना सकता है और बिगाड़ सकता है। और अगर ओबीसी एकजुट हो जाए, ओबीसी शिक्षित हो जाए, ओबीसी समझदार हो जाए, ओबीसी अपने अधिकारों का, अपने हकों को पाने के लिए कोशिश करे, तो इस देश में सिर्फ ओबीसी की ही सरकार बन सकती है और किसी भी जाति, समुदाय या धर्म की नहीं बन सकती। लेकिन हमारा ओबीसी समाज खोया हुआ है। हमारा ओबीसी समाज अभी प्राचीन काल की या मनुवादी विचारधारा में सिमटा हुआ है। हमारा ओबीसी समाज अभी छुआछूत और ऊंच नीच और ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए तमाम भ्रम जाल में भ्रमित है। हमारा ओबीसी समाज अभी भी शिक्षित नहीं है, अपने मुकाम की तरफ नहीं बढ़ रहा है और उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि वह लड़ाई लड़के, संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, अपने सामाजिक अधिकारों को या सामाजिक बुराइयों को दूर कर सके और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कर सके। तो साथियों, हमने अभी कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा आईक्यू ना के बराबर है या बच्चों जैसा है। अगर हमें बता दिया जाता है कि एक बंदर पहाड़ लेकर के उड़ सकता है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं।
अगर ये बता दिया जाता है कि कामाख्या में जो मंदिर है उस देवी के माहवारी होती है, तो उस माहवारी को चाटने के लिए हमारा ओबीसी समाज असम पहुंच जाता है। उसे मंदिरों से इतना ज़्यादा प्यार है, उसे मंदिरों से इतना ज़्यादा हिमाकत है, उसे मंदिरों से इतना ज़्यादा मोह है कि वह हिंदू धर्म को नहीं छोड़ पा रहा है और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में एक मोहरा बन करके रह गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन और धार्मिक संगठन ओबीसी को बंदर की नाच की तरह नचाते हैं, बंदर समझ करके उससे इशारा करते हैं और वो नाचता रहता है उनके इशारे पर, उनके लाठी के, उनके डंडे के, उनकी उंगलियों के इशारे पर वह जिस तरह से नाच रहा है ऐसा ही पहले भी नाचता था और आज भी नाच रहा है। तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेनी होगी और हमें यह सोचना होगा, यह देखना होगा कि 15% गैर ओबीसी मतलब ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम 85% आबादी लेकर के फिसड्डी बने हुए हैं, धार्मिक अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं, राजनीतिक अधिकारों को लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और धर्म और पाखंड के नशे में मग्न हैं। तो यह धर्म और पाखंड का जो नशा आपको कराया गया है, आज से नहीं कराया गया, सदियों पहले से कराया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फूले और पेरियार जैसे महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने सुझाया इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया तो मुट्ठी भर लोगों ने। और वही मुट्ठी भर लोग आज ओबीसी की पताका लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं। और अगर आज भी ओबीसी सोया रह जाएगा और जागेगा नहीं तो फिर कभी उसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सकते हैं, वो कभी अपनी सरकार नहीं बना सकता है, वो कभी मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है और वह देश का हमेशा प्रजा था और प्रजा ही बना रहेगा। आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा देखिए कि नरेंद्र मोदी जो अरसे तक बनिया थे, 2003 में, 2002 में अपने को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा लिए नरेंद्र मोदी जी, यह दिखाने के लिए कि हम भी ओबीसी हैं और ओबीसी समाज का एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए उन्होंने इस चाल को चली थी। और आज भी जब वे चुनाव प्रचार करने जाते हैं और ओबीसी बाहुल्य इलाके में जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाते हैं, तो अपने को ओबीसी बताने से नहीं चूकते हैं। अमित शाह भी नरेंद्र मोदी को ओबीसी कहते हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी उन्हें ओबीसी मानता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं या सच्चे ओबीसी हैं, ईमानदार ओबीसी हैं? कतई नहीं। अगर उन्होंने 2002 से अपने को ओबीसी कहना शुरू किया और गुजरात के अपने सरकार में रहते हुए उन्होंने पिछड़ा वर्ग अपने को घोषित किया, तो उनकी यह चाल थी और प्रधानमंत्री बनने की दौर में आगे बढ़ने के लिए और ओबीसी का दिल जीतने के लिए उनका ये कुचक्र था। इसे हमें समझना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि हम नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तो उन्होंने ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए आज तक क्या किया है? उन्होंने तो जनगणना से भी इनकार कर दिया है। ओबीसी की हर जातियों की, हर समुदायों की गणना होती है, जातीय जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की नहीं होती है और आगे भी नहीं होने देना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश यादव को बोल चुके हैं, नीतीश कुमार को बोल चुके हैं कि जाइए अपने राज्य में आप ओबीसी जनगणना करा लीजिए, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की जनगणना नहीं कराएंगे। और उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने बिहार में ओबीसी जनगणना शुरू की है, जो कि अभी चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी राज्य में ओबीसी जनगणना नहीं हो रही है। राज्य स्तर पर अगर जनगणना
बिहार में कराई जा रही है तो क्या उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नहीं कराई जा सकती है? उसी तर्ज पर बिहार और उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश और राजस्थान और पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में नहीं कराई जा सकती? कराई जा सकती है, लेकिन हर जगह बाहुल्य उन्हीं का है। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को उनका अधिकार न तो देना चाहती है और उनकी जनगणना तक नहीं कराना चाहती है। गोपीनाथ मुंडे, उमा भारती, विनय कटियार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह, इन सबको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया राजनीति की ऊंचाइयों को छूने के लिए या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता में लाने के लिए इन ओबीसी नेताओं का इस्तेमाल किया गया। और जब ये ऊंचाइयों तक पहुंच गए तो इन्हीं नेताओं को दूर हटा दिया गया और अब उनकी भागीदारी न शासन में है न प्रशासन में है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में या विश्व हिंदू परिषद में बने हुए हैं, आरएसएस में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई पूछ नहीं है। तो ये पिछड़ी जातियों की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी बहुत से ओबीसी हैं, लेकिन क्या आज उन्हें उच्च पदों पर कभी आपने देखा है किसी ओबीसी को? सिर्फ ब्राह्मण के अलावा, ठाकुर के अलावा, बनिया के अलावा न तो भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर ओबीसी को बैठाया गया और न आरएसएस में और न किसी भी अन्य संगठन में। बाकी रही विपक्ष की बात, तो यहां पर तो ओबीसी अच्छी तरह से बटा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के वंशज अखिलेश यादव ओबीसी की राजनीति करते हैं, लेकिन ओबीसी की नब्ज को पकड़ नहीं पाए हैं, ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं और ओबीसी के विकास के लिए उनके दिल में, दिमाग में कहीं भी कोई योजना नहीं है। तो ऐसे में ओबीसी समाज का विकास कैसे हो सकता है? यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ओबीसी समाज को खुद अपने विकास के लिए पहल करनी पड़ेगी और जिस तरह से ओबीसी को पैरों तले रौंदा जा रहा है और जिस तरह से निकाय चुनाव में आरक्षण को खत्म किया गया है और जिस तरह से मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के तहत 27% आरक्षण जो सुनिश्चित किया गया था, उसे भी देने से भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारें मना कर रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पर हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां हमें 12% या कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हर जगह ऊंची जातियों के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, हर जगह ऊंची जातियों का चयन हो रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, बेरोजगार के बेरोजगार बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुदामा कोटे को भी ला दिया जाता है, मतलब कि ऊंची जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात, और रातों रात उसे पारित कर दिया जाता है। संविधान विरोधी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगा देता है और वह आरक्षण जारी है और जारी रहेगा। जब तक ओबीसी के अंदर चेतना नहीं होगी, तब तक सुदामा कोटे को वह विरोध नहीं करेगी और 27 को 54% करने के लिए पहल नहीं करेगी। जब हमारी आबादी 54% है 1930 की जनगणना के अनुसार, तो हमें क्यों नहीं 54% आरक्षण दिया जा रहा है? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तमाम ऐसे महापुरुषों ने हमें याद दिला करके हमें झकझोरने का काम किया है, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद रहे हो या आज के युग में भी बहुत से ऐसे समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं समाज को सुधारने में। लक्ष्मण यादव का नाम लिया जा सकता है। जिस तरह से चेतना जगा रहे हैं लोगों में, सराहनीय है, लेकिन वो चेतना कहाँ तक कितना फलीभूत हो रही है, ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। तो साथियों, ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने तर्क, बुद्धि और विज्ञान पर ध्यान देना होगा। अगर हम तर्क, बुद्धि और विज्ञान पर ध्यान देंगे तो धर्मांधता का नशा अपने आप काफूर हो जाएगा। हमें धर्मांध नहीं बनना है, हमें देवी देवताओं पाखंडों में बिल्कुल नहीं विश्वास करना है, बल्कि हमें अगर किसी में विश्वास करना है तो वो है तथागत बुद्ध,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और फुले के आदर्शों पर हमें चलना है, जिन्होंने हमें विज्ञान की तरफ आगे बढ़ाया है, जिन्होंने हमें पाखंड से मुक्ति दिलाई है। हमें उनका अनुकरण करना है। और जिस तरह से आज भी पूरे भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके और फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की पहल हो रही है, उसमें अगर हमें इस्तेमाल किया जाता है तो हमें इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यह काम करने जा रही है, जो पहले भी कर चुकी है, लेकिन अब उसके पास हारने के अलावा कोई और मंत्र नहीं रह गया है सत्ता फिर से पाने के लिए। तो वह धार्मिक ध्रुवीकरण करेगी। और धार्मिक ध्रुवीकरण में सबसे ज़्यादा साथ अगर नरेंद्र मोदी का कोई देता है तो ओबीसी समाज ही देता है। जिस दिशा में हाँक देते हैं भेड़ों की तरह, उस दिशा में ओबीसी समाज चल पड़ता है। ओबीसी समाज को समझना होगा कि वो भेड़ नहीं है, वो बकरी नहीं है, वो सुगर नहीं है कि जिधर उसे हाँक दिया जाएगा उधर वो चलने लगेगा। उसके अंदर तर्क है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर वैज्ञानिक सोच है। और इस सोच को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा, विकसित नहीं किया जाएगा और इस सोच के आधार पर दिखाए गए रास्ते पर नहीं चला जाएगा, तब तक हमारा समाज पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा और हम पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ही कहे जाएंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग के होने के बावजूद हमें पिछड़े वर्ग का जो अधिकार मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल रहा है तो हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संघर्ष करना होगा। शिक्षित होने के लिए तो हमें अपनी नई पीढ़ी को शिक्षित करना पड़ेगा। हमें जो शिक्षा प्राप्त करना था कर चुके हैं, लेकिन आज जो एक आंदोलन चल रहा है अंबेडकरवाद का, आज एक जो आंदोलन चल रहा है बहुजन समाज का, वामसेफ का, उस आंदोलन का हमें हिस्सा बनना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हम अपने हक को मांगते ही रहेंगे, अधिकार को अपने पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें अधिकार कोई देने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।